तो सेशन 2, सुश्रुत सूत्र स्थान अगेन, स्टार्टिंग पार्ट है इतिहास, वही कवर कर रहे हैं अभी। थोड़ा सा टफ है, लाइक चरक इतिहास। इसके बाद दोनों पोर्शन में चीजें आसान शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं, चलो यहाँ आगे। तो लास्ट बात हुई थी कि प्रमेह चिकित्सा में शिलोच वृत्ति का उल्लेख आया है ब्राह्मण रोगियों के लिए, और क्षत्रिय आदि जो रोगी हैं उनके लिए गोचारण यानी गायों के बीच में रहना, उनके साथ चलना, उनको यव खिलाना। फिर मैंने कहा था कि जब वो मल त्याग करें तो उसमें से यव को निकाल लेना और उसका फिर आटा बना के उसको पीस के वो सेवन करना, क्योंकि रूक्षता आ जाती है पूरी उस आहार के अंदर। तो वो सारी बात हमारी हुई थी, और यही हमने देखा था कि शिलोच वृत्ति, ये शब्द आप चरक संहिता में भी देखते हो। कहाँ देखते हो? कोई बताएगा? शिलोच वृत्ति, चरक में ये शब्द मैंने उल्लेख किया था स्टार्टिंग लेक्चर में। अच्छा, किसने संपूर्ण किया चरक संहिता का? दृढ़ बल। 10 बजे तक सो दृढ़ बल। दृढ़ बल। दृढ़ बल। दृढ़ दृढ़। और कैसे संपूर्ण किया? श्लोच वृत्ति से। ठीक है बेटा, तो शिलोच वृत्ति, इसका मतलब भी हमने देखा था कि फील्ड में ग्रेन का एक दाना भी ना छोड़ना, यानी इतनी मेहनत कर लेना कि कुछ भी हमारा बर्बाद ना हो या कुछ भी छूट ना जाए। ठीक है, तो याद रखना। खैर, अभी आगे देखते हैं। अभी चरक संहिता में आप देख रहे थे कि 108 प्रकार की वेदनाओं का उल्लेख वहां भी है, लेकिन शूल का सर्वप्रथम और विस्तार से वर्णन, यानी शूल के बारे में जो कमेंट किया, कुछ भी बताया, क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो सुश्रुत ने बताया पहली बार। रेफरेंस में लिखा है सुश्रुत उत्तर तंत्र 42 के अंदर। तो खैर, शूल का सर्वप्रथम और विस्तार से वर्णन सुश्रुत ने किया है शूल का। शूल को गुल्म का उपद्रव माना है। गुल्म अपने आप में कंट्रोवर्शियल चीज है, मतलब मॉडर्न साइंस के एस्पेक्ट से, लेकिन आपको फिलहाल याद रखना है शूल क्यों होता है, गुल्म की वजह से हो सकता है। शूल को गुल्म का उपद्रव माना है। तेल द्रोणी और घृत द्रोणी में रोगी को सुलाने का निर्देश है। ठीक है, तेल द्रोणी और घृत द्रोणी, तेल के पात्र में और घृत के पात्र में व्यक्ति को, रोगी को सुलाने का निर्देश है रोग के अनुसार। आगे एक टर्म देख पा रहे हो, मरक या जनमार या जनपदोध्वंस। तो ये क्या कंडीशन है? कोई ऐसा रोग जिसकी वजह से पूरा का पूरा नगर नष्ट हो जाए, पूरा का पूरा जनपद नष्ट हो जाए। हाल फिलहाल में ऐसी कोई कंडीशन अगर आई थी, वो आई थी कोविड। ठीक है, तो उस समय में वाइवा में सवाल पूछा गया था, क्या कोविड को आप जनपदोध्वंस कह सकते हो? ठीक है, तो उसका रियल आंसर क्या था? नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड ही भयंकर बीमारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पूरे के पूरे जनपद नष्ट हो गए हो। हाल फिलहाल में पिछले 100 सवा 100 साल में जो हिस्ट्री मिलती है, तो वो मिलती है प्लेग हुआ था। ठीक है, तो प्लेग में जरूर ऐसा हुआ था कि सुनते हैं कि नगर के नगर नष्ट हो गए थे। क्लियर? तो अभी हमारे सामने तो लगभग कोई नहीं आई है। याद रखोगे, मरक, इसके लिए टर्म दिया आचार्य सुश्रुत ने, मरक। जनमार कहा इसको भेल ने, जनमार। और जनपदोध्वंस कहा चरक ने। ठीक है, मरक बाय सुश्रुत, जनमार बाय भेल, जनपदोध्वंस बाय चरक। ये आपको याद रखना है किसने क्या कहा है। सुश्रुत सूत्र 21 में शरीर तथा त्रिदोष को त्रिस्थूल संज्ञा दी है। शरीर को भी और त्रिदोष जो होते हैं वात पित्त कफ, उनको भी त्रिस्थूण संज्ञा दी गई है। याद रखेंगे, त्रिस्थूण, शरीर और त्रिदोष को। नवाया श्लोक का उल्लेख, लोहारिष्ट का उल्लेख, धानवंतर घृत का उल्लेख प्रमेह पिटका के रेफरेंस में आया। आप मुझे बताओ, प्रमेह पिटका शरीर के किस भाग में होते हैं प्रमुखतया? अधोभाग से। लोअर बॉडी में अधोभाग। ही, हाँ, अधोभाग। अच्छी बात है। अधो चलो, दूसरा मुझे बताओ कि नवाया श्लोक का उल्लेख आचार्य काश्यप ने कहाँ बताया है? चौथ में। शोथ में। शोथ। स्रोत में। शोथ। बहुत अच्छी बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है षड्विध परीक्षा, सुश्रुत सूत्र 20 में। सवाल का जवाब दो। किस आचार्य ने रसनेंद्रिय द्वारा परीक्षा को भी अपनी परीक्षाओं में उल्लेख किया या रखा है उसमें? सर आचार्य सुश्रुत ने। सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत। योग रत्नाकर ने कितनी परीक्षाएं बताई हैं? योग रत्नाकर। अष्टवेद। अष्टविध। अष्टविध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा। ठीक है बेटा, पहली परीक्षा कौन सी है उनकी? नाड़ी परीक्षा। नाड़ी। नाड़ी परीक्षा। बहुत अच्छा बेटा। तो षड्विध परीक्षा सुश्रुत सूत्र 20 में आई है। रेफरेंस हम नहीं पूछे, ठीक, आप याद नहीं करोगे, मैंने पहले भी कहा है। जिसको मैं कहूंगा रेफरेंस याद करने को वो याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है
षड्विध परीक्षा बाय सुश्रुत। शल्य चिकित्सा को अर्ध चिकित्सा कहा गया, माफ करें, शल्य चिकित्सा की अर्ध चिकित्सा कहा गया किसको? शिरावेद या रक्तमोक्षण को। मतलब जैसे आप चरक संहिता पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे वो कहते हैं कि बस्ती एक तरफ और बाकी सारी चिकित्सा एक तरफ, यानी आधे में अकेली बस्ती है और आधे में बाकी सारी चिकित्सा है। तो मतलब ये है कि आप बस्ती चिकित्सा कर दो किसी रोगी की तो संभवतया आधे से ज्यादा रोगों को ठीक करने में सफिशिएंट है। उसी तरह से ये है, शल्य चिकित्सा वाले कहते हैं कि रक्तमोक्षण करा दो आप, तो समझ लो कि आधे रोग तो उसके वैसे ही कट गए। क्लियर? तो शल्य चिकित्सा का चिकित्सा अर्थ कहा गया शिराभेद या रक्तमोक्षण को। इसी तरह शल्य का विषयार्थ कहा गया, मतलब अगर आपने मर्म स्थान पढ़ लिया, शारीरिक स्थान का चैप्टर है मर्म, आपने वो पढ़ लिया तो समझ लो कि आपने आधा शल्य शास्त्र पढ़ लिया, कह रहे हैं। तो शल्य विषयार्थ मर्म विज्ञान को कहा गया और शल्य चिकित्सार्थ शिराभेद या रक्तमोक्षण को कहा गया। दोनों बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुश्रुत निदान 5 में, ये आपको याद रखना है रेफरेंस। सुश्रुत निदान 5 में 4 उपसर्गिक रोगों का उल्लेख है, कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषण। मतलब क्या है? उपसर्गिक रोग कौन से होते हैं? जो फैलते हैं, संक्रमण वाले, कम्युनिकेबल डिजीज कह लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में इनका जिक्र नहीं था। सुश्रुत निदान 5, वहां पर 4 उपसर्गिक रोगों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं उपसर्गिक रोग? तो कुष्ठ है ना, जिसको कहते हैं छुआछात की बीमारियां, कि पास रहने से, एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करने से, उठने बैठने से साथ में हो जाता है, तो कुष्ठ है। ज्वर भी ऐसा ही है। शोष, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के साथ रिलेट कर सकते हो। और नेत्र, तो देखा ही होगा भी वो बरसात आती है तो एक की आंखें आई, दूसरे की आ गई, तीसरे की आ गई, वो चलता है, तो याद रखोगे। सोम की 24 जातियों का उल्लेख किया गया और सोम के जैसी 18 अन्य औषधियां कही गई। सोम की कुल 24 जातियां कही गई, 24, और सोम के जैसी 18 अन्य औषधियां बताई इन्होंने कि और भी ऐसी 18 औषधियां हैं। मतलब इतनी चमत्कारी है, ऐसा कह लो आप। सनक नामक विश्व विद्या का ग्रंथ सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान पर आधारित है। तो सनक संहिता एक मिलती है, तो कह रहे हैं पूरी की पूरी कहाँ से लिखी गई है? लेके सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान से। तो कल्प स्थान इनका पूरा अगस्त से ही संबंधित है सुश्रुत का। प्राचीनतम उपलब्ध चिकित्सा ग्रंथ नावनीतक में सुश्रुत का उल्लेख है परंतु चरक का नहीं। अतः सुश्रुत तंत्र चरक संहिता से पूर्व का है। अब आप मुझे बताओ, मेरा सवाल है आपसे कि चरक संहिता पुरानी है या सुश्रुत संहिता पुरानी है? चरक। बहुत चरक। बढ़िया। चरक से। ठीक है, क्या चरक? रवि ऐसा नहीं बोलना है, चरक ही बोलना है, ठीक। जब मैं आपसे कहूं कि नावनीतक के आधार पर कौन पुराना है, सुश्रुत या चरक, तब आपको कहना है सुश्रुत। और तब हो सकता है वाइवा वाला आपसे पूछ ले कि क्यों, तब आपको बताना है कि वहां जिक्र जो है सिर्फ सुश्रुत का है, चरक का नहीं है, इसलिए ऐसा मानता है। तो प्राचीनतम उपलब्ध चिकित्सा ग्रंथ ऐसा ही पूछ सकता है कौन सा है, तो आपको आंसर लगाना है नावनीतक। खैर, सुश्रुत सूत्र 21 में रक्त को चतुर्थ दोष के रूप में स्वीकार किया गया। दोष हम लोग 5 कंसिडर करते हैं मेनली। 3 होते हैं शारीरिक दोष, वात पित्त कफ, और 2 होते हैं मानस दोष, रज और तम। ठीक है, सत्व को दोष नहीं मानते, वो गुण होता है, वो तो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म कह लो आप। ठीक है, लेकिन सुश्रुत ने रक्त को भी दोष के रूप में स्वीकार किया है, याद रखेंगे, चतुर्थ दोष कहा सुश्रुत सूत्र 21 में। सैनिक चिकित्सा का आरंभ युक्त सेनी अध्याय में। ठीक है भाई, सैनिकों को युद्ध में चिकित्सा चाहिए, उनकी इंजरी अलग टाइप की होती है, वो कॉमन इंजरी नहीं होती कि कॉमन एक्सीडेंट हुए या फिर घर में लड़ लिए तो वो इंजरी, उनकी अलग तरह की इंजरी है, नए नए अस्त्र शस्त्रों से उन पर हमला किया जा रहा है, तो वो चिकित्सा काफी जरूरी है। ठीक है, याद रखना रेफरेंस बिल्कुल। तो सैनिक चिकित्सा का आरंभ युक्त सैन्य अध्याय में किया। आढ़्यवाद में गुगलू का प्रयोग, आढ़्यवाद में गुगलू का प्रयोग। आढ़्यवाद, इन्होंने तो मेद आवृत वात के लिए भी आढ़्यवाद शब्द यूज किया है, मेद आवृत वात, उसके लिए। वैसे आढ़्य रोग किसको कहते हैं? शायद पढ़ाया था मैंने आपको, वात रक्त को कहते हैं। ठीक है, चलो। तो आढ़्यवाद में गुगलू का प्रयोग। वत्सनाभ के 4 भेद बताए, वत्सनाभ के 4 भेद बताए। वत्सनाभ के बारे में जानना चाहोगे? देखो, अगर कहीं आपको विष लिखा हुआ दिखाई देता है, मैं आपसे कहीं बात करता हूँ कि इस योग के अंदर ना विष पड़ा हुआ है, और मैंने आपको नाम नहीं बताया कौन सा विष पड़ा हुआ है, तो आपको ये समझना है कि विष का मतलब वहां वत्सनाभ पड़ा हुआ है। एक बात तो ये, ठीक है, तो विष और वत्सनाभ पर्यायवाची कह लो आप। दूसरा, इसको ना स्वीट पॉइजन कहा जाता है, वत्सनाभ को, लिख लो ये स्वीट पॉइजन।
ठीक है। तो वचनाभ के चार भेद, कर्ण वेधन का स्वतंत्र अध्याय में उल्लेख किया है, सुश्रुत सूत्र 16, पूरा चैप्टर कर्ण वेधन ही बताया वहां कैसे करते हैं। लोह के दो भेद बताए, तीक्ष्ण और कांत लोह। उदर पाटन का उल्लेख, पाटन यानी कट लगाना, चीरा लगाना, जैसे बच्चे को निकालने में। पित्त के पांच भेदों का सर्वप्रथम उल्लेख किया, यही लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम वात के जो पांच भेद बताए वो आचार्य चरक ने बताए, पित्त के आचार्य सुश्रुत ने, और कफ के आचार्य वाग्भट ने। तो वात चरक, पित्त सुश्रुत और कफ वाग्भट। व्रण के 60 चिकित्सा उपक्रम बताए हैं। व्रण किसी को हो जाए तो उसके 60 उपक्रम बताए हैं, 60 चिकित्साएं बताए हैं सुश्रुत चिकित्सा वन के अंदर। कोष्ठांगों की संख्या 7 बताई है सुश्रुत चिकित्सा 2 में। कोष्ठांग 7, सुश्रुत चिकित्सा 2। आगे के रेफरेंस आपको याद नहीं करने, बस पढ़ते चलो। सुश्रुत चिकित्सा 24, अनागत बाधा प्रतिषेधी अध्याय में स्वस्थ व्रत का उल्लेख है। स्वस्थ व्रत। सुश्रुत चिकित्सा 26 में वाजीकरण का, सुश्रुत चिकित्सा 27 to 30 रसायन का, चिकित्सा 31 to 40 पंचकर्म का। एक बात शायद ध्यान आ रही होगी आपको, ये आचार्य सुश्रुत वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले वाजीकरण का उल्लेख किया फिर रसायन का उल्लेख किया। ठीक है, चरक में पहले रसायन है फिर वाजीकरण है। आगे आ जाएंगे। काश्यप कहते हैं घी तेल वसा मज्जा, ये चारों जो स्नेह है यथा पूर्व श्रेष्ठ है। भाई घी सबसे अच्छा है, सबसे महंगा भी है ना। तो घी तेल वसा मज्जा, ये क्रम याद रखो यार। चरक कहते हैं घी तेल वसा मज्जा ये सभी स्नेहों में उत्तम है। ये चारों सभी स्नेहों में उत्तम है। अगर इनमें भी कोई पूछ ले बेस्ट कौन सा है, तो जाहिर सी बात है घृत है ना, काश्यप में कहा भी है। चरक सूत्र 27 में ऐसा लिखा हुआ है, तेलम संयोग संस्कारात सर्व रोगापहम मतम, कि तेल को अगर आप संस्कारित कर दो पित्त हर द्रव्यों के साथ, तो तेल जो होता है वात और कफ को हरने वाला माना गया। अच्छा, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं उसको अगर आप पित्त को हरने वाले द्रव्यों से भी संस्कारित कर दो तो अब तो तीनों दोषों को हर लेगा। तो इस तरह देखो, तो मतलब सभी स्नेहों में उत्तम है ऐसा करके उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन आंसर अगर पूछे कभी भी तो आपको घृत लगाना है। एक देखो सिद्धांत है, चरक संहिता सुश्रुत संहिता हर जगह आप देखोगे, जैसे सुश्रुत में चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है द्रव्य के बारे में, फिर एक गुण के बारे में, कार्य के बारे में, कर्म के बारे में, मतलब कई सारे चैप्टर्स हैं ऐसे। तो उनमें आप देखोगे कि वो जिस चीज के बारे में बात करेंगे ना उसी को कहेंगे कि ये बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ यही है। वो अलग बात है लास्ट में चल के बता देंगे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज बेस्ट है, ऐसा भी लिख दिया उन्होंने लास्ट में आ गया। लेकिन जहां जिसकी बात चलती है उसको श्रेष्ठ कह देना एक तरीका होता है कि आपका ज्यादा फोकस बना रहे उस चीज के ऊपर। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ पढ़ा दूं और कह दूं नहीं ये जरूरी नहीं है, तो आप ध्यान दे रहे होगे या आप छोड़ते जा रहे होगे। शायद इस वाले पोर्शन में आपको याद ना रही हो बातें, किन चैप्टर्स की बात चल रही है, क्योंकि मैंने कह दिया पहले कि जरूरी नहीं है ना। लेकिन अगर मैं कहता कि जरूरी है तो तुमको ध्यान रह जाता। तो यही काम आचार्य करते हैं, आपको बार बार चीजें रिपीट कराएंगे जो जरूरी होंगी, उनका कई बार जिक्र करेंगे। जो कम जरूरी है उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जब पहली बार बात करेंगे तो थोड़ा सा फोकस देंगे कि आप ध्यान दो उसके ऊपर भी। आगे चलिए। वाग्भट, घी तेल वसा मज्जा उत्तर उत्तर गुरु है। घी तेल वसा मज्जा उत्तर उत्तर गुरु। अच्छा एक चीज कह रहा था मैं, ये सूत्र 27 वाला जो रेफरेंस है ना, इसको ऐसे पूछ लेता है किसके लिए कहा गया। संयोग संस्कारात सर्व रोगापहम मतम, इतना श्लोक रख के पूछ लेगा, संयोग संस्कारात सर्व रोगापहम मतम, तो क्या आंसर है, तो आप लगाओगे तेल। क्लियर। वाग्भट कह रहे हैं घी तेल वसा मज्जा उत्तर उत्तर गुरु है। उत्तर उत्तर गुरु यानी मज्जा सबसे गुरु है। अगत तंत्र का उल्लेख यानी विश्व विज्ञान का कल्प स्थान में क्या है, उसी को आधार लेकर सनक संहिता लिखी गई है। संधान कर्म, संधान कर्म यानी जैसे राइनोप्लास्टी आप पढ़ते हो, तो आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। इन्होंने ही पहली बार ही संधान कर्म किए थे देखो। तो सुश्रुत की मौलिक देन है। नासा, ओस्ट, कर्ण संधान सबका उल्लेख किया इन्होंने। शुक दोष का प्रथम उल्लेख और इनकी संख्या बताई 18। शुक दोष 18 है, निदान स्थान पढ़ेंगे वहां पढ़ाऊंगा। शुक दोष प्रथम उल्लेख इन्होंने किया और 18 है। चारणधर ने 24 बताए हैं शुक दोष। वाग्भट ने उनको गुहिया रोग का, ये सवाल पूछ चुका है एग्जाम में, कौन आचार्य है शुक दोषों को गुहिया रोग कहते हैं, तो आचार्य वाग्भट। और इनकी संख्या 23 बताई है। ठीक है, तो इसको एसटीडी के साथ नहीं रिलेट करते, कई लोग एसटीडी समझते हैं, शुक दोष एसटीडी नहीं है। इसका सवाल एक पूछा जाता है कि शुक दोष का कारण क्या है या इनका कारण क्या है भूया रोगों का। तो जो सुश्रुत संहिता में मिलता है वो मिलता है
लिंग वर्धक योगों का मिथ्या प्रयोग, चाहो तो लिख सकते हो, लिंग वर्धक योगों का मिथ्या प्रयोग। ठीक है। तो शुक दोष 18, शारंगधर के 24, वाग्भट के 23 हैं, और वो गुहिया रोग शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, गुहिया रोग। आगे चलें। विवाह योग्य आयु, तो कह रहे हैं 12 और 25 वर्ष। स्त्री की आयु 12 वर्ष और पुरुष की आयु 25 वर्ष हो कम से कम विवाह के समय। लेकिन देखो, गर्भाधान योग्य आयु, वहां महिला की आयु कम से कम 16 वर्ष कह दी है, पुरुष की सेम ही है 25 वर्ष। ठीक है, तो विवाह 12-25 पे हो जाए, लेकिन गर्भाधान योग्य आयु जो है वो 16-25 से लिखी है। अब ऐसे पॉइंट्स क्यों जरूरी होते हैं, वाइवा में भी आ जाता है कि भाई बहुत गलत लिखा हुआ है हमारे यहाँ तो, कि महिलाओं की आयु सिर्फ 12 वर्ष में विवाह करने को कह दिया। आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि हाँ, कहाँ है सर 12 वर्ष, लेकिन गर्भाधान योग्य आयु 16 वर्ष ही का ही है। इन पॉइंट से फोकस किया करो, इंटरव्यू में बहुत काम आता है। अष्टांग विभाजन इन सूत्रबंध, ऑल्सो परिभाषा, मतलब क्या है कि आयुर्वेद के 8 अंग कहे गए हैं, जैसे आप लोग को याद होंगे अगर वाग्भट के, काय बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषाण, ये 8 अंग होते हैं। तो कह रहे हैं ये अष्टांग का विभाजन जो है वो सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में किया है, और वहीं पर इन 8 की परिभाषा भी दी है। प्रतिपाद्य विषयों की सूची सुश्रुत सूत्र 3 में दी है। तो अपना पूरा जो इंडेक्सिंग की है इन्होंने कि भाई मैं कहाँ पर क्या बताने वाला हूँ आपको, तो वो कहाँ बताया, सुश्रुत सूत्र 3 के अंदर प्रतिपाद्य विषयों की सूची। अध्ययन संप्रदानीय अध्याय है वैसे वो, 3rd नंबर चैप्टर है इनका। तो प्रतिपाद्य विषयों की सूची सुश्रुत सूत्र 3 में। और चरक में कह रहे हैं कि सूत्र 30 के अंदर जाके बताइए ये बात, लास्ट चैप्टर के अंदर। सुश्रुत ने शुरू में ही बता दी है, तीसरे चैप्टर के अंदर ही। मूषा पाक स्थाली पाक का सर्वप्रथम उल्लेख किया सुश्रुत में। तो पाक हम पढ़ेंगे कई तरह के कराया जाता है रसशास्त्र में। तो मूषा पाक स्थाली पाक इनका उल्लेख सुश्रुत ने किया है। सूतिकागार को अरिष्टम या अरिष्टागार कहा है। सूतिकागार को अरिष्टम या अरिष्टागार कहा। किस आचार्य ने आतुरालय को अरिष्टागार कहा है, पढ़ा है मैंने आप लोगों को। सर आचार्य सुश्रुत में। चरक नहीं है ना, सुश्रुत है, और बताओ। काश्यप। काश्यप। ठीक है, आचार्य काश्यप। नेक्स्ट चलोगे, उत्तर तंत्र 60 में ग्रहों के अधिपति या देवगण 8 कहे गए, मतलब 8 जो है राजा हैं, ग्रह तो बहुत सारे हैं, संख्या है, लेकिन 8 जो है उनके राजा हैं। इनमें देवग्रह जुष्ट को संस्कृत प्रभाषी कहा गया, एग्जाम में सवाल आ चुका है। वो देखते हो ना मूवीज में दिखाते हैं, घोस्ट आ गया किसी के अंदर, है ना, 1920 जैसी मूवीज होती है कि वो कोई दूसरी भाषा बोलने लगे, इंडियन व्यक्ति एकदम से उसने फ्रेंच बोलनी शुरू कर दी है, कोई और लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, वो देवग्रह जब आते हैं, देवता है, तो देवताओं की भाषा क्या है, संस्कृत भाषा कही जाती है। देव कैसी भाषा बोलेंगे, संस्कृत, याद रखना। तो संस्कृत प्रभाषी देवग्रह जुष्ट को। योग्य का वर्णन नितांत मौलिक है इनका। योग्य बेटा बहुत जरूरी है, चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ोगे तो शुद्ध ने बताया है। जैसे आजकल देखा होगा ना कि आपको स्टिचेस वगैरह लगाने की प्रैक्टिस करनी होती है, तो अगर जाते हो तो पहली बार हॉस्पिटल में वो गद्दे पकड़ा देते हैं कि लोग इन पे प्रैक्टिस कर लो, इधर कर लो। तो सुश्रुत ने पूरा चैप्टर दिया है, उन्होंने फल बताए हैं कि काटने की प्रैक्टिस करनी है तो मूली गाजर सब्जियों के ऊपर करो, तो पढ़ेंगे हम पूरा चैप्टर। तो योग्य का वर्णन नितांत मौलिक है, किसी और ने नहीं दिया। जैसे कि आपने पढ़ा था आचार रसायन, किसकी मौलिक देन है, चरक। चरक की मौलिक देन है। उसी तरह योग्य जो है इनकी देन है, सुश्रुत की। मर्मों का विस्तार से उल्लेख किया, उन्होंने तो कह ही दिया कि मर्म जो है शल्य विषयार्ध है। नाभिस्था प्राणी नाम प्राण, नाभि में प्राणियों के प्राण रहते हैं, भूल जाओ तो रावण को याद कर लेना, है ना, उसकी नाभि में ही प्राण थे। तो नाभिस्था प्राणी नाम प्राण। शिरोबस्ती सुश्रुत का अवदान है। तो सुश्रुत ने दिया, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सा वाले आंसर ज्यादातर सुश्रुत के साथ जाएंगे। तो पूछेगा शिरोबस्ती किसने दी है, तो सा से शिरोबस्ती मतलब, और सा से ही सुश्रुत, तो सुश्रुत ने दी है शिरोबस्ती। बाकी कह रहे हैं रक्त बस्ती, वो चरक ने दी है पहली बार। बाकी आई तो चरक सुश्रुत वाग्भट सभी में है, लेकिन जो पहले कहता है वो जरूरी है, ठीक है। तो रक्त बस्ती बाय चरक। और चूर्ण बस्ती किसने दी है, तो चा से चूर्ण बस्ती, चा से ही चक्रपाणी, याद कर लो, वैसे चरक भी होते हैं लेकिन याद रह जाता है। तो चूर्ण बस्ती बाय चक्रपाणी, रक्त बस्ती बाय चरक, और शिरो बस्ती बाय सुश्रुत। नेक्स्ट चलेंगे, भूमि प्रभाग्य अध्याय में द्रव्यों के कर्म की व्याख्या की है, कोई खास नहीं।
बृहत त्रयी में से केवल सुश्रुत संहिता में उपलब्ध द्रव्य, तो कुछ द्रव्यों के नाम लिखे हैं जो और कहीं नहीं मिलते बृहत त्रयी में। अमृता दुआ, यानी अमृता की दो वेराइटियां, सिद्धक, त्रिपुटक। देख सकते हो, सवाल तो नहीं देखा कभी इनके ऊपर, एक नजर डाल लेना। नेक्स्ट आता है कि जैसे चरक संहिता में आपने 3 स्तर देखे थे चरक संहिता के निर्माण में, उसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि 4 स्तर हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, तो आगे लिखे होंगे, पढ़ेंगे वन बाय वन। मूल उपदेष्टा भगवान धन्वंतरी हैं, जिनको आदिदेव भी कहा जाता है। मूल उपदेष्टा भगवान धन्वंतरी, खुद स्वयं भगवान। उनका टाइम है 2350 बीसी, 2350। ठीक। अब आए काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, ये राजा है, इनके नाम में देखो काशीराज, काशी के राजा है। ठीक है, काशीराज दिवोदास धन्वंतरी। जबकि आगे चलकर आप ये भी पढ़ोगे कि एक व्यक्ति है काशीराज, एक व्यक्ति है दिवोदास, एक व्यक्ति है धन्वंतरी। तो वो सब कहानियां हैं, हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हमको वो याद रखना है जो सिंपल है, जो इजी है। तो मूल उपदेष्टा भगवान धन्वंतरी, जिनको आदिदेव भी कहते हैं, 2350 बीसी इनका टाइम है। काशीराज दिवोदास धन्वंतरी एक है, उनका टाइम है 1000 से 1500 बीसी। ठीक है। तंत्र करता है व्रत सुश्रुत, जिनको सुश्रुत भी कहा था हमने पहले, तो इनका टाइम सेम है यही, 1000 से 1500 बीसी वाला, गुरु शिष्य ही है। तो 1000 से 1500 बीसी इन्होंने सुश्रुत तंत्र बनाया, जैसे अग्निवेश तंत्र लिखा गया था, सुश्रुत तंत्र। प्रतिसंस्कर्ता कौन है? सुश्रुत, जैसे वहां चरक थे प्रतिसंस्कर्ता, ऐसे यहाँ सुश्रुत है प्रतिसंस्कर्ता। टाइम देखो लगभग वही है, 2nd सेंचुरी, चरक वाला है। ठीक है, तो काफी कंफ्यूजिंग है, तो लोग तो ये मानते हैं दोनों सेम टाइम लाइन में थे। मैंने आपको कहा भी था, गुप्त काल में ही शायद दोनों लोग रहे थे। तो प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत। सेकंड प्रतिसंस्कर्ता या संपूर्णकर्ता नागार्जुन, आप ही लोगों ने बताया कि इन्होंने उत्तर तंत्र के 66 अध्याय जोड़े, इनका टाइम याद रख लोगे, 5th सेंचुरी। नागार्जुन भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, कई नागार्जुन है। ठीक है, तो सेकंड प्रतिसंस्कर्ता या संपूर्णकर्ता नागार्जुन, 5th सेंचुरी। उत्तर तंत्र के 66 अध्याय जोड़े। पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रट, 10वीं सदी टाइम है। अगेन देख लो ट्रिक हमारी, मैंने कहा था नाम में दा आएगा तो टाइम क्या होगा? 10वीं सदी। सेंचुरी। ठीक है, तो यहां भी देख रहे हो चंद्रट, 10वीं सदी, दा आता है नाम में तो 10वीं सदी, याद रखना। फिर एक बार देख लेते हैं, तो मूल उपदेष्टा भगवान धन्वंतरी या आदिदेव, जिनको कहा गया 2350 बीसी, वो मूल उपदेष्टा है। काशीराज दिवोदास धन्वंतरी, उनका टाइम 1000 से 1500 बीसी है। उनके शिष्य रहे भरत सुश्रुत, तंत्रकर्ता, टाइम सेम रहा। सुश्रुत तंत्र लिखा है इन्होंने। प्रतिसंस्कर्ता आचार्य सुश्रुत है, 2nd सेंचुरी टाइम है उनका। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूर्णकर्ता नागार्जुन, 5वीं सदी, उत्तर तंत्र के 66 अध्याय जोड़े। पाठ शुद्धिकर्ता चंद्रट, इनका टाइम 10वीं सदी। तो ये सुश्रुत का इतिहास हुआ। अब आ जाते हैं चैप्टर 1 की तरफ, सुश्रुत संहिता के। चलो, मैं बुक लेके तो नहीं बैठा, आप में से कोई पढ़ना चाहे बुक भी ले सकते हो साथ में। और मुझे उम्मीद नहीं थी हम यहाँ पहुंच जाएंगे आज, मैं बुक लेके तो साथ में नहीं बैठा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहो तो बुक ओपन कर सकते हो। जिस तरह से आपकी बुक्स में लोग आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे। ठीक है, मैं आपको शुरुआत में कोशिश करूंगा कि बुक से थोड़ा सा गाइड कर दूं, कुछ लोग का मन हो अगर बुक से पढ़ने का। धीरे धीरे आप पता करोगे कि लगभग हमने सारी ही चीजें यहाँ लिख रखी हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती है बुक देखने की। आपने बुक ले रखी है नहीं ले रखी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ आपकी एक गाइड चाहिए, गोविंद पारेख, वो आपके पास होनी चाहिए। बाकी सब कुछ मैंने नोट्स में कवर किया है, जहां जहां मुझे लगता है कुछ ऐड कराना है, मैं ऑन स्पॉट आपको कराते चलूंगा, तो वो आपको करते रहना है। ठीक है, देखते हैं, चलो फिलहाल चैप्टर 1 के साथ शुरू करते हैं। सुश्रुत सूत्र 1, चैप्टर का नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय। पहला सवाल यहीं से आ जाता है कि पहला चैप्टर कौन सा है सुश्रुत संहिता का? तो वेदोत्पत्ति अध्याय याद रखना। फिर ये स्टेटमेंट देख पा रहे हो, इस तरह से है, अथा तो वेदोत्पत्ति अध्यायम व्याख्यास्यामा, ऐसा है पूरा स्टेटमेंट, जो है अथा तो भी लिख लो इस पर। ठीक है, आचार्य कह रहे हैं अब मैं वेदोत्पत्ति अध्याय की व्याख्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा तुमको। तो चक्रपाणि ने टीका लिखी है, और जब टीका लिखते हैं वो, तो वो कहते हैं कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसमें 8 पद है। ठीक है, मेरे से पूछना मत कैसे, संस्कृत का पार्ट है, सीधे याद करना है हमको है। तो यहाँ चक्रपाणि ने 8 पद बताए हैं। सेम ऐसा ही स्टेटमेंट आपको चरक संहिता में भी दिखाई देगा। ठीक है, चरक संहिता पहला चैप्टर कौन बताएगा? चरक अथा सूत्र। तो दीर्घम द्वितीय दीर्घ जीवित है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो वहां भी इस तरह लिखा मिलेगा, अथा तो दीर्घ जीवित्य अध्यायम व्याख्या श्यामा। अब चरक, चरक के ऊपर टीका चक्रपाणि की देखने को मिलेगी अगेन। तो वहां भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई इस स्टेटमेंट के अंदर जो है 8 पद हैं।
याद रखना 8 पद हैं। फिर देख रहे हो अश्विनी के हाथों में मधु कलश होता है और धन्वंतरि के हाथों में अमृत कलश होता है। धन्वंतरि के 7 शिष्य थे। धन्वंतरि के 7 शिष्य कौन कौन? उपधेनव, वैतरण, ओरभ्र, पोषकलावत, करवीर, गोपुर रक्षित और सुश्रुत या सोश्रुत कहना चाहो तो। बेटा याद होने चाहिए नाम आपको। उपधेनव, ओरभ्र, पोषकलावत, वैतरण, करवीर, गोपुर रक्षित और सुश्रुत, ये 7 शिष्य हैं धन्वंतरि के। आचार्य दलहन जब टीका करते हैं वो लिखते हैं कि नहीं, 5 और शिष्य होने चाहिए थे, तो कुल शिष्य 12 हो जाता है आचार्य दलहन के अनुसार। अब ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कुल कितने शिष्य थे धन्वंतरि के, आपको आंसर लगाना है 7। वो पूछ रहे हैं दलहन के अनुसार कितने शिष्य थे, आंसर लगाना है 12। कौन से 5 अतिरिक्त थे, या फिर ऐसा पूछ ले कि इनमें से कौन से शिष्य थे जो जो धन्वंतरि के शिष्य नहीं थे, या धन्वंतरि के शिष्य थे, माफ करें, दलहन के अनुसार, है ना, इनमें से कोई एक नाम उठा के दे दिया। क्लियर? तो भोज, निमि, कांकायन, गार्ग्य, गालव, ये नाम भी याद रख लोगे। 12 के 12 नाम मतलब याद होने चाहिए आपको। औभ्यनव, औरभ्र, वैतरण, पोषकलावत, करवीर, गोपुर, रक्षित, सुश्रुत, भोज, निमि, कांकायन, गार्ग्य, गालव। आगे चलिए। रोग 4 कोई खास बात नहीं, इसको छोड़ो आप। ये 4 नहीं, अलग अलग तरीके से आप डिवीजन देखोगे तो नंबर नहीं याद रखना, वो गलत है। शारीरिक रोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, आगंतुक होते हैं, स्वाभाविक रोग होते हैं। मन में अगर सवाल आ रहा हो कि स्वाभाविक रोग कैसे होते हैं, तो स्वाभाविक होते हैं बेटा जो होना ही होना है ना। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम आए हैं तो दुनिया से जाना ही है, 100 वर्ष की आयु है, चरक संहिता में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनको कहते हैं स्वाभाविक रोग। तो जैसे कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा, नींद आएगी आएगी, ठीक है, पिपासा लगेगी लगेगी, भूख लगेगी लगेगी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनको, तो ये स्वाभाविक रोग होता है। नेक्स्ट चले। सबसे पहली संहिता जो लिखी गई वो कौन सी है? ब्रह्म संहिता। सबसे पहली संहिता ब्रह्म संहिता। सबसे बड़ी संहिता शार्पाणी संहिता, उसमें 1 लाख श्लोक हैं। कह रहे गोरख संहिता में भी 1 लाख श्लोक हैं। कुछ स्टेटमेंट है, बस देख लो आप इनको, कोई खास नहीं है, सवाल नहीं आते इन पे भी। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। मतलब ये है कि आयुर्वेद कहाँ से आया, अगर हम देखें तो इस पे भी आचार्यों ने अलग अलग बातें कही हैं। आप देखोगे मॉडर्न में भी काफी सारे लोग अलग बातें कहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऋग्वेद से आया आयुर्वेद, ठीक है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो हम लोग फॉलो करते हैं जवाब वो यही है कि अथर्ववेद से आया है। आपको यही याद रखना है, ऑनलाइन सर्च मत करना, फिर वहां काफी कुछ पंगेबाजी मिलेगी आपको। तो आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। 8 जो डिवीजन है कह रहे हैं वो किसने किए? वो स्वयं भगवान ने किए, ब्रह्मा ने। तो 8 जो विभाजन है वो स्वयं ब्रह्मा ने किए। जबकि अष्टांग संग्रह में, वहां जो ये अष्टांग का विभाजन है वो लिख रहे हैं कि अग्निवेश आदि आचार्यों ने किए हैं। तो याद रखना, सुश्रुत में लिखा है कि स्वयं ब्रह्मा ने किए ये डिवीजन जो है, और संग्रह में ऐसा मिलता है कि अग्निवेश आदि आचार्यों की किए वो डिवीजन है। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, अस्माकम एकम मतीनाम मतम अभिसमीक्ष्य सुश्रुतो भगवंतम प्रक्ष्यति। ठीक है, कि हम सब में से, या हम सब की बातों को सामने आपके रखेंगे आचार्य सुश्रुत के। सुश्रुत जो है वो आपसे सवाल करेंगे, ठीक है ना, धनवंतरि से, कि वो सवाल करेंगे और जो भी आप बातें कहोगे वो हम सब स्टूडेंट हैं, हम लिख रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, तो हमारी सारी शंकाएं सुश्रुत रखने वाले हैं। मतलब ऐसा है कहने का मतलब, ये सबने सुश्रुत को आगे कर दिया। नेक्स्ट है आयुर्वेद का प्रयोजन। कौन बताएगा मुझे आचार्य चरक ने क्या कहा? आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा है मैंने आपको। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य स्वास्थ्य आतुरस्य विकार विकारप्रशमनं च। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखोगे सुश्रुत ने भी वही बात कही है, लेकिन अंतर क्या है? क्रम बदल गया। वहां लिख रहे हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। पहला टारगेट क्या है? जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखो, पहले बीमार मत पड़ने दो, ठीक है। फिर आतुर से विकार प्रशमनम, जो बीमार है उसको ठीक कर लो। यहाँ क्या कह रहे हैं? व्याधियों उपसृष्टा नाम व्याधि परिमोक्षा, कि जो व्याधि से उपसृष्ट है उसकी व्याधि को दूर करो। पहले बीमार की बात की है इन्होंने। स्वस्थ से रक्षण, फिर जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखो। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सुश्रुत जो है वो इमरजेंसी की तरफ ज्यादा जाता है ना, क्योंकि शल्य का प्रोसीजर है उनका भाई। तो इनके लिए मतलब जो बीमार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस का है। जबकि काय चिकित्सा में कहें या फिर हम कहें कि जो अग्निवेश तंत्र है वहां पर, तो वहां मेनली जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके ऊपर ज्यादा फोकस है कि इसको बीमार मत होने दो। ठीक, तो इमरजेंसी में ऐसे ही होता है कि पहले इमरजेंसी देखो। आगे चलिए। सुश्रुत
आयुर्वेद की परिभाषा बता रहे हैं, आयुरस्मिन विद्यते अनेन व आयुर्विंदति इत्यायुर्वेदा, कि वो है आयुर्वेद जहाँ आयु के बारे में बताया जाए, पूरा ज्ञान हो आयु का। अगेन कोई खास बात नहीं है, नेक्स्ट आ जाएंगे। चरक की भाषा परिभाषा लिखी है, आयुर्वेद्यति इत्यायुर्वेदा। ठीक है, वही कि जहाँ आयुर्वेद की बात है वो आयुर्वेद है। चलो, मैं आपको ज्यादा पढ़ाना नहीं चाह रहा आज, मैं आपको कुछ सवाल वगैरह लेना चाह रहा हूँ कि अगर पढ़ लिया अब तक किसी को कोई डाउट हो कुछ हो, क्योंकि आईडी शायद कल से चेंज कर दूंगा मैं। तो मैं आपसे सवाल लेना चाह रहा हूँ, किसी का कोई सवाल जो पढ़ा समझ ना आया हो, कोई कुछ मुश्किल लग रही हो। हम्म। नहीं बोलोगे तो मैं बोलता रहूंगा, फिर मुझे तो बात करनी है आपसे। किसी का है कोई सवाल तो पूछ सकता है। नहीं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आपके लेवल पे जो बातें आती हैं माइंड के अंदर। हम लोग जो क्लास पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य बेटा क्या है? उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन कहाँ लेना? हम टारगेट तो फिलहाल बना के चल रहे हैं कि MOCH या AMO, इनमें से कोई सा एक हो जाए। लेकिन रियलिटी ये भी एक है कि हो सकता है इसके पहले कोई और एग्जाम होने लगे, मान लो। है ना, जैसे अभी आपने देखा कि साथ साथ ही NBPSC का फॉर्म आ गया। ऐसा होता है अचानक से ही UPSC का फॉर्म आ जाता है ना, तो हो सकता है इससे भी बेहतर चीजें हो जाए। कई बच्चों का ऐसा भी होता है कि पहले PG करने चले जाते हैं। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करेगा कि समय के साथ क्या होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आपको लोग गलत तरीके से गाइड करेंगे, कोई आपसे बोलेगा, ये होता है ना, मेरे पास हर बार बच्चे बताते हैं ऐसी कहानियां कि सर किसी का फोन आया था, वो कह रहा था कि मैं जुगाड़ लगवा दूंगा, ऐसे ही हो जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कोई आपको बताएगा कि अरे वहां पे इतने पैसों में सिलेक्शन हो रहा है। वो सारे के सारे लोग आपको ऐसे ही घूमते दिखेंगे। मैं आपको कई लोग के नाम बता दूंगा, कई लोग होंगे ऐसे, वो जानते होंगे शायद कुछ लोगों को। जो बिजनौर से अगर मेरे साथ जुड़े थे, कुछ लोग हैं यहाँ, तो वो कुछ लोगों को देखेंगे तो इन चक्करों में ही परेशान रहेंगे हमेशा। है ना, वो फाइनली कहीं नहीं पहुंचेंगे, वो वहीं रहने वाले हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता है अभी, सब कुछ बहुत फेयर होने लगा है। ठीक है, इतना जरूर हो जाता है कि आप इंटरव्यू देने गए, मान लो वो इत्तेफाक होता है बेटा कि अब आप में से कोई, मान लो मेरा स्टूडेंट है, इत्तेफाक है कि पैनल में मैं चला गया, आप मेरे सामने आ गए, तो जाहिर सी बात है उतना सपोर्ट तो मैं करूंगा ही कि आप मेरे सामने आ गए तो। ठीक है, तो इतनी बात जरूर हाँ कहीं कहीं हो जाती है, सिर्फ इतनी इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू तक तो पहुंचना पड़ेगा ना पहले। तो एक बात तो यह है कि बिल्कुल ईमानदारी से ही एग्जाम निकलेगा। जो किसी भी और तरीके से सोचेगा, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। आप में से कई लोग क्या चाहते हो कि हमको आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है, कई लोग को मॉडर्न की प्रैक्टिस करनी है, कई लोग को पता ही नहीं है अभी कि हमें करना क्या है। ठीक है, मैं बस क्या कहता हूँ कि अपने आप को इस लायक बना लो, या तो मान लो कि MO का एग्जाम निकाल लो, या फिर अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में आप देखोगे, मैं कोशिश करूंगा कि जितना आयुर्वेद को मैं जानता हूँ आपको एटलीस्ट उतना बताता चलूं। जबकि यहाँ इतना टाइम नहीं होता है, मगर फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस आपके सामने रखता रहता हूँ कि कहाँ मुझे किन चीजों से मैं इंस्पायर्ड हूँ, मुझे अच्छा लगा या मुझे रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो या तो आप MO हो जाओ, या फिर आप आयुर्वेद में इतने अच्छे हो जाओ कि प्रैक्टिस कर सको इंडिपेंडेंटली। उसके लिए नॉलेज होनी चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूँ, कॉलेजेस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता उस लेवल में, एक्सेप्ट कुछ कॉलेजेस हैं कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कि आपने कुछ किया हो चीजों में। ठीक, तो या तो MO हो जाओ, या आयुर्वेद की प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो, या फिर PG कर लो। क्योंकि ये तीनों चीजें ना आपको लगभग सेव कर देती हैं। आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। मेडिकल ऑफिसर हो गए, अगेन फिर कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। PG हो गए, अगेन किसी कॉलेज में चले जाओगे, ठीक ठाक सैलरी, अगेन फिर वहां कोई कुछ नहीं बोलने। मॉडर्न पढ़ना है, मॉडर्न अच्छे से पढ़ो, अच्छी प्रैक्टिस करो, खूब अच्छा हॉस्पिटल चलाओ, सब कुछ करो। अलग अलग स्टेट के अंदर पॉलिसीज अलग अलग है, लेकिन वहाँ एक संभावना हमेशा रहेगी, चीजें अपने हाथ में नहीं होती ना, रूल चेंज होते रहते हैं, वो कई बार समस्या खड़ी कर देते हैं। और वो बड़ा अजीब हो जाता है कि आप जीवन के मान लो उस मोड़ पे खड़े हो कि आप 40 42 45 46 48 साल के हो, एकदम से कोई आपसे कहते कि आप ये नहीं कर सकते भाई। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ गए हैं, आप ये चीजें नहीं कर सकते, तो क्या करोगे अगर इनमें से कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि MO हो जाओ, रोक टोक कुछ है नहीं। यूपी में तो कम से कम यही है कि आप अपनी जॉब करके आओ, उसके बाद आप फ्री हो, अपना प्राइवेट जो भी काम करना है वो करो बेझिझक। ठीक है, तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यहाँ नहीं मिलता, और वो बहुत अच्छी बात है, NPA नहीं मिलता, तो हम तो उससे खुश रहते हैं। ठीक है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता आपके कुछ काम करने से, जो करना है आपको।
एक बात। दूसरा, पीजी कर लोगे तो कभी भी ऐसा नहीं है कि खाली हाथ खड़े हो गए। जब मन करेगा, ठीक है, अच्छा इधर कुछ गड़बड़ चल रही है, अपना कहीं जाके जॉब पकड़ ली, बात खत्म। 70 80 90 हजार बड़े आराम से चल रहे हैं स्टार्टिंग में ही। आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने लगे तो फिर वही बात है, कितने भी बड़े हो सकते हो। ठीक है, नॉलेज है तो फिलहाल तो आयुर्वेद का सच में यही गोल्डन पीरियड है, इसको लोग कहते थे, और कोई नहीं आएगा इसके बाद, गोल्डन पीरियड यही चल रहा है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक चीज के लिए मेहनत कर लो, या तो एटलीस्ट मेरी क्लास से जाओ तो आयुर्वेद को लेके जाना कि हाँ कुछ आयुर्वेद को जान गए अभी, और कहीं थोड़ा बहुत टाइम दो तो उसके बाद ही चीजें समझ में आ जाए पूरा कि कैसे प्रैक्टिस आगे बढ़ाने हैं। या फिर इनमें से कहीं कुछ पा जाओ, या फिर जो मैंने कहा बीच में और स्टेप्स आएंगे, अचानक से कोई सरप्राइज आएगा, कोई एग्जाम आ जाएगा, वहां निकल जाओ। ठीक है बेटा। अगली बात आती है कैसे पढ़ाई होगी, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता आप कैसा पढ़े हो, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चों के बहुत उदाहरण हैं जो बिल्कुल जीरो पे थे। जब मेरे पास आए थे उन्होंने कहा कि हमें तो सर लगता ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं कि कैसे पढ़ा जाएगा। जॉब पा गए, अच्छी जॉब पा गए, मतलब एमओ हो गए। ठीक है, कुछ ने ऐसा किया, एमओ किया, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अभी आज की डेट में। तो कोई भी कर सकता है, बस आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मतलब मैं भी कोई अपवाद नहीं था, मेरे साथ भी यही था कि अपने, जब मैंने बीएमएस किया था 4 साल तक, 4.5 साल तक पता ही नहीं था, हवा ही नहीं लगती थी क्या पढ़ रहे हैं। मैं तो लखनऊ से पढ़ा हूँ, काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है यूपी का, अगर आप लोग जानते हो तो। ठीक है, लेकिन हम भी ऐसे थे कि कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन हाँ, जब समझना शुरू किया तो सब समझ में आने लगा। ठीक है, तो करके ले जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत की कुछ क्लासेस में, बार बार मैं कहता हूँ, जिस बच्चे ने इनिशियल 15 दिन से लेकर 30 दिन का टाइम मेहनत के साथ निकाल दिया, खूब अच्छे से मेहनत कर ली, उसको मुझे सिर्फ कहना ही नहीं पड़ेगा, गाइड ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो खुद उसको पता चल जाएगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये मिल रहा है, और मुझे पढ़ना ही है। तो वो मेहनत कर लेना बेटा, मन मार के कैसे भी, वो करनी करनी है आपको। नहीं कर पाओगे फिर तो बेटा कोई ताकत नहीं है, बिना पढ़े तो सिलेक्शन देखो नहीं होते। जो कोई आपसे कहता है तुक्के लगा दी हमने, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब झूठ बोलता है ना। वो इसीलिए होता है कि आप ना पढ़ो, आपको सुनाने के लिए कहानियां होती। तो इतना समझ लेना, कोई भी निकाल सकता है, मेहनत करनी है, बात खत्म। मैंने आपको चीजें समझा दी हैं, बाकी बेटा आप समझदार हो, सब बड़े हो और पीजी कर चुके हो, अब तो ये भी नहीं कि वो वाले बच्चे हो कि मैं गाइड करूँ 12th लेवल के हो। तो इतना रखते हैं आज के लिए। तो आईडीज वगैरह चेंज हो जाएंगी होपफुली कल से, तो आपको अगर आईडी नहीं मिलती नहीं तो मुझे मैसेज कर देना। अगर जिनकी फीस सबमिट है बेटा उनका मैं ग्रुप बना दूंगा और आईडीज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। कल मिलेंगे। थैंक्स।